अवेलेबिलिटी दिखाई है और साथ में क्या दिखाया है, कॉस्ट ऑफ एसओसी। अब कॉस्ट ऑफ एसओसी क्या हुआ, मान लो 1000 किलोमीटर की रोड, 1000 मेगावाट का, 10,000 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन, 5G नेटवर्क, तो ये सब प्रोवाइड करने में जो टोटल कॉस्ट आई, मींस एसओसी को प्रोवाइड करने में जो टोटल कॉस्ट आई, अब ये कॉस्ट भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1000 किलोमीटर अगर नेशनल हाईवे बना तो रिसोर्सेज यूज हुए होंगे ना, उस पर खर्च आया होगा, तो कितने रिसोर्सेज यूज हुए, और इसीलिए हम उस यूज्ड रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एसओसी को प्रोवाइड करने में जो टोटल खर्च आ रहा है, जो उसकी टोटल कॉस्ट है, उसको हम दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हम दोनों ही एक्सिस पे कॉस्ट दिखा रहे हैं, वर्टिकल पे कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट, हॉरिजॉन्टल पे कॉस्ट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। दोनों एक्सिस को अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसको प्रोड्यूस करने की लागत क्या थी, कॉस्ट क्या थी, कितना खर्च किया आपने रिसोर्सेज पे, तो आउटपुट पे जो खर्च किया आउटपुट पाने के लिए उसको वर्टिकल पे, एसओसी सोशल ओवरहेड कैपिटल मींस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो आपने स्पेंड किया, जो उसकी लागत आई, उसको आपने दिखाया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। दोनों में अब कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक्सिस पे को समझने में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए कर्व ए बी सी, ये क्या है, ये दिखा रही है डीपीए में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डीपीए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जो निवेश आपने किया है, उस निवेश से जो डीपीए आपको मिल रहा है, जो डीपीए आपको मिल रहा है वो शो कर रहा है कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी। कर्व ए बी सी ये डीपीए आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स को शो कर रहा है। आइसो क्वेंट भी तो ऐसा ही कुछ शो करता था ना, आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स को शो करता था मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा। यस सर। तो आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स को, वैसे ही ये भी आउटपुट का लेवल शो कर रहा है, ए बी सी। अंतर क्या है कि हम इसको आइसोक्वेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइसोक्वेंट कहता था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और उन सारे कॉम्बिनेशंस को आप मिला दो तो आपको एक आइसोक्वेंट मिल जाता था, जैसे 100 यूनिट्स। तो इस 100 यूनिट्स का जो आउटपुट है वो कैपिटल और लेबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। कभी कैपिटल बढ़ा दो, लेबर कम कर दो, लेबर बढ़ा दो, कैपिटल कम कर दो। तो ये भी आउटपुट का लेवल, डीपीए का जो लेवल है उसी को शो कर रहा है, फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डीपीए एज अ फंक्शन ऑफ। वहां पर जो आउटपुट था वो किसका फंक्शन होता था, इनपुट्स का। और इनपुट्स क्या थी, जनरली जो कैपिटल और लेबर हम लेते हैं। यहां जो डीपीए आउटपुट हम कह रहे हैं उसको हमने कैसे दिखाया है, एज ए फंक्शन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल कितना अवेलेबल है, मींस सोशल ओवरहेड कैपिटल की अवेलेबिलिटी से हम डीपीए आउटपुट को रिलेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं
टोटल कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट। अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए तो डीपीए की जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एक ईज समझते हैं, मतलब चीजों को आसान बनना। ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। रॉ मटेरियल जो हम ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम होगी। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है तो पावर कट के कारण जो लॉस होता है वो कम हो गया, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, उससे भी हमें एक ईज मिला अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन लाइंस बेहतर है, वो भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है। तो जैसे जैसे एसओसी की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, सोशल ओवरहेड कैपिटल की, कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट गिरती है। तो ये जो ए बी सी लाइंस है ना, ए बी सी जो कर्व्स हैं, दे शो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन फुल कैपेसिटी आउटपुट ऑफ डीपीए फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। डीपीए में एक निश्चित मात्रा में जो निवेश किया जा रहा है, उस निवेश से जो डीपीए हमें मिल रहा है, उस डीपीए की कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कितनी है। अभी जब इस ग्राफ पे आगे पीछे घूमेंगे ना, इस डायग्राम पे, तो ये लाइन और समझ में आएगी। ये क्या शो कर रहा है? कॉस्ट ऑफ producing a given full capacity output of DPA from a given amount of investment in DPA as a function of the availability of social overhead capital। ये शो कर रहा है कि डीपीए में एक निश्चित मात्रा में किए गए निवेश से जो आउटपुट मिल रहा है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, SOC के अवेलेबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ SOC, सोशल ओवरहेड कैपिटल की उपलब्धता के टर्म में। अब इस डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये लाइन और ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम पे जाने के पहले एक और चीज, ये ए से बी और बी से सी कैसे हो जा रहा है? डीपीए में हमने कहा ना कि फ्रॉम अ गिवन इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डीपीए, निवेश की एक मात्रा है, उससे हमें डीपीए आउटपुट कितना मिल रहा है ये कर्व शो कर रहा है। तो निवेश की मात्रा अगर ये बढ़ेगी तो डीपीए आउटपुट भी बढ़ेगा और ये कर्व ए से शिफ्ट होकर एक हायर लेवल पे बी पे जाएगा। निवेश की मात्रा और बढ़ेगी तो डीपीए का आउटपुट और बढ़ेगा, और जो कर्व बी है वो शिफ्ट होके एक हायर लेवल सी पे चली जाएगी। तो ये ए बी सी वो हायर इन्वेस्टमेंट इन डीपीए के कारण है। हायर इन्वेस्टमेंट इन डीपीए के कारण आपको हायर लेवल ऑफ डीपीए आउटपुट प्राप्त होता है। अभी डायग्राम पे जाने के पहले एक और चीज इस पे ध्यान देने की बात है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है नेगेटिव? क्यों होता है नेगेटिव? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? So when we increase the one commodity, then it will lead to decrease the other commodity. You have to consume less the other commodity. अगर आपको सेटिस्फैक्शन के उसी लेवल पे रहना है और एक कमोडिटी का कंजम्पशन आपने बढ़ा दिया तो दूसरे का तो कट करना पड़ेगा ना। Yes, थोड़ा सा बस वहां से इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है और निगेटिवली स्लोप्ड है। ओके, अब ये शो क्या कर रहा है?
डीपीए कॉस्ट विल डिक्रीज द ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल ओवरहेड कैपिटल की एबिलिटी जैसे जैसे इकोनॉमी में बढ़ती जाएगी, डीपीए की उसी मात्रा की जो जिसको रिफ्लेक्ट ए कर रहा है, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे हम अभी देखेंगे डायग्राम में। इसलिए ये जो कर्व है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन है और निगेटिवली स्लोप्ड है। लेकिन एक चीज और है इसमें, इस डायग्राम में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है, या इसका मतलब क्या होता है, जो भी होता है डिमिनिशिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है? सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले वो डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट लेवल से, मतलब बीच में कांस्टेंट फिर डिक्रीज। यही पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था? खैर छोड़ो, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। कॉन्वेक्स है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, निगेटिवली स्लोप्ड है, जिसका आशय ये है कि जैसे जैसे सोशल ओवरहेड कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, डीपीए की आउटपुट की जो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी। पर एक यहां पे देखो S1 जो पॉइंट दिखाया गया है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये बता रहा है कि a minimum amount of social overhead capital is necessary for any level of DPA output. एक मिनिमम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए होगा ना, मिनिमम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बहुत वीराने में आप जाके खेती करना शुरू नहीं कर सकते हो, इरिगेशन फैसिलिटी वो भी एसओसी है तो चाहिए होगा ना। आप एक वीराने में जाके किसी भी तरीके की छोटी बड़ी किसी भी तरीके की प्रोडक्शन यूनिट नहीं स्टैब्लिश कर सकते हो। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल इज नेसेसरी फॉर एनी लेवल ऑफ डीपी आउटपुट। और दूसरा पॉइंट क्या है? एज एसओसी इंक्रीजेस इट्स impact on the cost of DPA output becomes less and less. SOC मान लो कि अवेलेबिलिटी OS1 के बराबर थी, वो उससे थोड़ा सा और बढ़ गई, मतलब हम राइट साइड में मूव कर गए, तो इसने कॉस्ट को कम किया होगा। अब अगर हम उतनी ही मात्रा में SOC फिर बढ़ाएं तो कॉस्ट में कमी तो आएगी, लेकिन ये कमी पहले जो कमी आई थी उसकी तुलना में कम होगी। एज SOC availability of social overhead capital increases, its impact on the cost of DPA output becomes less and less. आप X और Y दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे और सेटिस्फैक्शन के एक प्री डिफाइंड लेवल पे आप थे, आपने X का कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ा दिया, आपके Y की कंजम्पशन को कट करना पड़ेगा। कितना कट करना पड़ेगा वो एक स्पेसिफिक केस होगा, आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा है इन सब पे डिपेंड करेगा। पर अगर दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, आपको Y के कंजम्पशन को कट करना पड़ेगा, नहीं तो X का कंजम्पशन आपने बढ़ा दिया, Y के कंजम्पशन को आपने कट नहीं किया, तो आपको एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहते हैं तो यू विल हैव टू कट द कंजम्पशन ऑफ Y। आपने 1 यूनिट फिर से बढ़ा दिया X का, फिर से आपको Y को कंजम्पशन को कट करना पड़ेगा, पर अब जो आप कट करेंगे वो पहले जितना Y का कट किया था उससे कम कट करना पड़ेगा। मान लो पहले आपने X का कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ाया और Y का कंजम्पशन आपको 1.5 यूनिट कम करना पड़ा। जब आप
एक्स का कंजम्पशन फिर से 1 यूनिट बढ़ाओगे तो वाई के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, पर वो कमी 1.5 से कम होगी। क्यों? क्योंकि एक्स का कंजम्पशन जब आप बढ़ाते जा रहे हो, 1 यूनिट बढ़ाया फिर 1 यूनिट बढ़ाया, तो हर जो सक्सेसिव यूनिट है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन तो कम होता जा रहा है ना। इस लाइन को नहीं समझे होंगे, आप माइक्रो की बुक में जाके थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने के पहले जरूर से पढ़ना। वही बात यहां भी कही जा रही है। कुछ भी नहीं था, एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एसओसी की, बस उतना ही था। और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हमने इन्वेस्ट किया, आउटपुट मिला, उसकी कुछ टोटल कॉस्ट होगी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एसओसी का सिर्फ उतना ही था। पर एसओसी में इन्वेस्टमेंट आया, एसओसी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, रोड ठीक था पर ऑल वेदर रोड नहीं था, बारिश में बह जाता था, गर्मी में क्रैक्स उसमें आ जाते थे। हमने रोड बेहतर कर दिया, एसओसी की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। मार्केट से जुड़ा नहीं था, हमने मार्केट से उसको जोड़ दिया। अब जो डीपीए की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा और बढ़ाएं एसओसी की अवेलेबिलिटी, उतनी ही जितनी पहले फेज में बढ़ाई थी उतनी ही और बढ़ा दी, लेकिन डीपीए की कॉस्ट को वो उतना कम नहीं कर पाएगा जितना उसने पहले फेज में किया था। यानी एसओसी की अवेलेबिलिटी बढ़ने से डीपीए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी, कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट तो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे एसओसी की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट में आने वाली जो कमी है वो कम होती जाएगी। वो उतनी कम नहीं होगी जो पहले फेज में हुई थी। निवेदिता, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मींस अवेलेबिलिटी एसओसी की बढ़ने से डीपीए कॉस्ट कम होगी, लेकिन जब बहुत इनफ एडिक्वेट एसओसी हो उसके बाद भी अगर हम एसओसी बढ़ाएं तो कॉस्ट फिर भी कम होगा, लेकिन ये कमी उतनी नहीं होगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, कम होती जाएगी वो कमी जो डीपीए के आउटपुट की कॉस्ट होगी, उसमें कमी आएगी, पर ये कमी पहले की तुलना में कम होगी। पहले अगर 100 रुपए की कमी आई थी, कमी अब भी आएगी लेकिन वो 80 की होगी। हमने अवेलेबिलिटी फिर से बढ़ा दी, टोटल कॉस्ट फिर कम होगा, लेकिन अब वो 80 में नहीं, वो 70 होगा, 65 होगा। हमने अवेलेबिलिटी और बढ़ा दी एसओसी की, कॉस्ट ऑफ जो टोटल कॉस्ट है डीपी आउटपुट की वो फिर कम होगी, लेकिन पहले बढ़ाने से 100 कम हुआ था, फिर 80 कम हुआ, फिर 65 कम हुआ, कम अब भी होगा लेकिन अब सिर्फ 50 कम होगा। मतलब a minimum amount of SOC is necessary for any level of DP output। बिना उसके आप डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कुछ भी आउटपुट नहीं पा सकते। एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहे डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी कीजिए या डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज कीजिए, मतलब पहले एसओसी में इन्वेस्ट कीजिए फिर डीपीए में, या पहले डीपीए में पहले उसके बाद एसओसी में, कोई भी पाथ लीजिए, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इकोनॉमी में होना ही चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, एज एसओसी इंक्रीजेस its impact on the cost of DPA output becomes less and less and less। अब इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीजिंग आउटपुट्स ऑफ जो डीपीए है, ए बी सी, इकोनॉमी इसको अचीव करना चाहती है, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके हायर लेवल्स को पाना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज डिवोटेड बोथ टू डीपीए एंड एसओसी। डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के आउटपुट ए को हम पाना चाहें या बी को पाना चाहें या सी को पाना चाहें, और एसओसी भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जहां भी हमने जिस भी लेवल पे हैं डीपीए के, जितनी भी अवेलेबिलिटी एसओसी के, वो रिसोर्सेज के मिनिमम यूज के द्वारा हम अचीव करना चाहते हैं। अब उसके लिए हमने क्या किया, ये जो तीनों कर्व्स हैं उसमें पॉइंट ए बी सी आपको दिख रहा होगा। जैसे कर्व ए पर जो पॉइंट ए है, A1 नहीं,
ए, जो सिंपली जो बीच में पॉइंट ए, वो ऐसा पॉइंट है जहां सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज स्मॉलेस्ट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ए पर आप एक्स एक्सिस पे पढ़ लो क्या रीडिंग है और बी एक्सिस पे पढ़ लो क्या रीडिंग है। ए एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, कॉस्ट ऑफ एसओसी, और वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट। तो इस पूरे कर्व पे, जो कर्व ए है, पूरे कर्व पे हर पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। अरे स्कूल में पढ़ते थे ना, एक पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करते जाओ। ये पॉइंट ए वैसा पॉइंट है जहां सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्मॉलेस्ट है। मींस टोटल कॉस्ट ऑफ डीपीए प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ एसओसी, मींस कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट प्लस कॉस्ट ऑफ एसओसी, मींस जो टोटल कॉस्ट है, टोटल रिसोर्सेज जो यूज हो रही है इकोनॉमी की फॉर अ डिफाइंड लेवल ऑफ डीपीए आउटपुट विथ अ डिफाइंड लेवल ऑफ एसओसी, वो मिनिमम है। हम डीपीए आउटपुट ए के बराबर पाना चाहते हैं, पर ये जो कैपिटल ए का पॉइंट है ना, उसको छोड़ के किसी भी अगर दूसरे पॉइंट पे रहें तो हमें रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हम पॉइंट ए के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पे रहें तो हमें डीपीए आउटपुट कितना मिलेगा, ए के बराबर, स्मॉल ए के बराबर। मुझे सामने निवेदिता दिख रही है इसलिए मैं निवेदिता से पूछ रहा हूं, अगर हम कर्व ए पे हैं तो डीपीए आउटपुट कितना है, स्मॉल ए, उसको कह दो स्मॉल ए के बराबर। अब ये स्मॉल ए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से पा सकते हैं ना, एबिलिटी ऑफ एसओसी को तुम कम करते जाओ, डीपीए की आउटपुट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। हम पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में भी हो सकते हैं, राइट साइड में भी हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। पर ये जो कैपिटल ए पॉइंट है, कर्व स्मॉल ए जो कर्व है उस पर, उसके अलावा इस कर्व ए के हम किसी भी पॉइंट पे रहेंगे तो हमें रिसोर्सेज अधिक यूज करने पड़ेंगे रिलेटिव टू द पॉइंट ए। निवेदिता समझ में आ रही है? दरअसल ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में तो चेहरे दिखते हैं ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इस कर्व के पॉइंट ए के अलावे हम किसी भी दूसरे पॉइंट पे हो तो हमें रिसोर्सेज ज्यादा डिवोट करने पड़ेंगे टू गेट अ डीपीए आउटपुट इक्वल टू स्मॉल ए। तो इस पॉइंट ए को हमने पाया कैसे, हमने इस कर्व ए पे जितने भी कॉम्बिनेशन संभव थे कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट का और कॉस्ट ऑफ एसओसी का, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम जोड़ते गए, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स करते गए। पॉइंट ए पे सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्मॉलेस्ट था, पॉइंट ए पे जो कैपिटल ए है। उसी तरीके से जो डीपीए आउटपुट जब हमारा ए से बढ़ के स्मॉल बी हो गया, हम कर्व स्मॉल बी पे पहुंच गए, उस पे पॉइंट बी जो कैपिटल बी है वो ऐसा पॉइंट था जहां सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्मॉलेस्ट थे। मींस कर्व बी पर जब हम हैं तो डीपीए आउटपुट स्मॉल बी के बराबर है। उसको अगर हम मिनिमम रिसोर्सेज के यूज के द्वारा पाना चाहते हैं तो हमें पॉइंट बी पे होना होगा। इस कर्व के किसी भी दूसरे पॉइंट पे हम रिसोर्सेज अधिक यूज करेंगे डीपीए आउटपुट की उसी मात्रा के लिए। जब हम कर्व सी पे गए तो हमारा डीपीए आउटपुट बढ़ गया। कर्व सी पर जो हमारा डीपीए आउटपुट है उसको हम मिनिमम रिसोर्सेज के यूज के द्वारा तभी अचीव कर सकते हैं जब हम पॉइंट सी पे हो। इस पॉइंट सी के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पे होने पर हम रिसोर्सेज अधिक यूज करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम रिसोर्सेज के द्वारा डीपीए आउटपुट को पाना। To obtain increasing outputs of DPA with the minimum use of resources devoted to both DPA and SOC. तो इन तीनों ही कर्व्स पे
उस पॉइंट पे जहां सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्मॉलेस्ट हो उसको हमने एक लाइन से मिला दिया है, वो लाइन है OX। जो OX लाइन है वो करती क्या है, इट कनेक्ट्स द ऑप्टिमल पॉइंट्स, इसको ऑप्टिमल पॉइंट्स कह रहे हैं, जहां एक डीपीए की प्री डिफाइंड मात्रा को पाने के लिए हमें मिनिमम रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत है। उस पॉइंट्स को हम ऑप्टिमल अनुकूलतम बिंदु कह रहे हैं। तो द लाइन OX कनेक्ट्स द ऑप्टिमल पॉइंट्स ऑन द डिफरेंट कर्व्स, और ये मोस्ट इफिशिएंट एक्सपेंशन पाथ है। अब माइक्रो में मैं फिर कहूंगा कि एक्सपेंशन पाथ का एक कॉन्सेप्ट होगा, कोट्सियानिस की बुक में तो मिलेगा, आहूजा का मुझे मालूम नहीं है कि आहूजा में है, तो थोड़ा सा जाकर उसको भी पढ़ लेना। तो ये मोस्ट इफिशिएंट पाथ है, बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ है, बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ है। एसओसी में भी और डीपीए दोनों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और मोस्ट इफिशिएंट बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ है ये OX। पिछली बार जब आपकी यूनिवर्सिटी का आपकी यूनिवर्सिटी की ही मैं क्लास ले रहा था, तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये लाइन OX एक 45 डिग्री की लाइन होगी। मेरे पास तब भी बहुत क्लियर आंसर नहीं था, क्योंकि कुछ बुक्स में, मेनली जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, इसको 45 डिग्री की लाइन दिखाने का ट्रेडिशन है। इवन हिगिंस की बुक में भी इसको 45 डिग्री की लाइन दिखाई गई है। हाँ, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो ये कोई 45 डिग्री की लाइन हो, ये जरूरी नहीं है ये 45 डिग्री की लाइन हो, पर 45 डिग्री की लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, कोई बताएगा मुझे? अगर ये 45 डिग्री की लाइन है और इस पे कोई पॉइंट A है, तो उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो सबसे रिमार्केबल लक्षण है, क्वालिटी है उस पॉइंट की, क्या है? कोई भी? सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। यस सर, इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो ये जहां सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्मॉलेस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वी डिस्टेंट हो तभी हो, वो स्लोप ऑफ दिस ABC का जो स्लोप है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर 45 डिग्री भी आप लिखते हैं तो कोई उसको गलत नहीं काटेगा, इट इज अ कन्वीनियंट वे एनीवे। तो ये मोस्ट इफिशिएंट बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ है। लेकिन बात फिर वही है कि हम एसओसी और डीपीए दोनों में एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रिसोर्स क्रंच। तो हर्समैन ने क्या कहा, हमारे पास 2 पाथ हैं, पोस्टपोनमेंट चॉइस हमें यूज करना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, डायग्राम पे ध्यान से देखो, A1 B2 C। हम A से पॉइंट C पे पहुंच रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा पाथ क्या है, हम एक साथ, ये बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ है जो OX है, हमने एसओसी डीपीए दोनों में हमने साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट किया और हम A से C पे पहुंच गए। पर दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो A से C तक पहुंचने के हमारे पास 2 पाथ हो सकते हैं, A1 A1 B2 C, ये पहला पाथ है। दूसरा पाथ हमारा क्या है, AB1 BC1 C। ये दोनों पाथ अलग अलग हैं, एक है A1 B2 C और दूसरा है AB1 BC1 C, जिसकी बात हमने कुछ देर पहले की थी, डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज। अब मैं आपसे पूछूं, A1 B2 C ये डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज है या डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी?
Sir, development via excess capacity. Excess capacity, good, very good. A1, B, B2, C. This is the first part. Development via excess capacity. यहां हो क्या रहा है? Initial expansionary step is taken by social overhead capital. और हो क्या रहा है उससे? हम पॉइंट ए पर थे, पॉइंट ए पर थे, तो जो डीपीए आउटपुट हमें मिल रहा था वो कितना था? स्मॉल ए के बराबर। हम कर्वे पे हैं, कर्वे के पॉइंट ए पर हैं। अब हमने क्या किया, इकोनॉमी में हम बैलेंस्ड ग्रोथ का जो है, बैलेंस्ड ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो नहीं कर सकते। हमने सीक्वेंसिंग की, और सीक्वेंसिंग में क्या किया, पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल वाला जो सेक्टर है उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो हम ए से पॉइंट A1 पे आ गए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या शो किया है? हमने कॉस्ट ऑफ एसओसी भी शो किया है और अवेबिलिटी ऑफ एसओसी भी शो किया है। तो अवेबिलिटी ऑफ एसओसी इकोनॉमी में बढ़ गई। अब अवेबिलिटी ऑफ एसओसी इकोनॉमी में बढ़ गई। दूसरी तरफ आप रीड करो, इस ए को अचीव करने के लिए, डीपीए आउटपुट ए को प्राप्त करने के लिए टोटल कॉस्ट पहले जितनी थी अब टोटल कॉस्ट उससे कम हो गई। ए और A1 को आप कंपेयर करो, वर्टिकल एक्सिस पे उसकी रीडिंग लो, तो A1 पे रीडिंग कम मिलेगी ए की तुलना में। मींस डीपीए आउटपुट स्मॉल ए के लिए पहले आपकी कॉस्ट ज्यादा थी, अब आपकी कॉस्ट कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अवेबिलिटी ऑफ एसओसी हैज गॉन अप। एसओसी की अवेबिलिटी बढ़ गई है इकोनॉमी में। अब एसओसी में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अवेबिलिटी ऑफ एसओसी बढ़ गई, डीपीए की कॉस्ट कम हो गई है, तो अब ये इंड्यूस करेगा इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। हमने पहले इन्वेस्टमेंट किस में लाया? एसओसी में। अब ये इंड्यूस करेगा इन्वेस्टमेंट इन डीपीए, प्रेरित करेगा निवेश को। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ बेटर देन द अर्लियर पीरियड। पहले के कालखंड में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब उससे बेहतर और उसकी तुलना में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डीपीए प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम पड़ रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति है, तो अब ये डीपीए में इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करेगा। और जब डीपीए में इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमें एक हायर लेवल ऑफ डीपीए आउटपुट अचीव होगा। और एक हायर लेवल ऑफ जब डीपीए आउटपुट अचीव होगा तो हम कर्व ए से कर्व बी पर शिफ्ट कर जाएंगे, और उस कर्व बी पे जो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा, अनुकूलतम बिंदु होगा, जहां हम डीपीए आउटपुट बी को मिनिमम रिसोर्स यूज करके प्राप्त कर सकेंगे, वो है पॉइंट बी। अब जब पॉइंट बी पे हम आ गए तो फिर हम एसओसी में इन्वेस्ट करेंगे, और पॉइंट बी से हम पॉइंट B2 पे चले जाएंगे। मींस अवेबिलिटी ऑफ एसओसी विल इंक्रीज फर्दर, वो और बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने से क्या होगा, जो आउटपुट बी है उसकी जो टोटल कॉस्ट पॉइंट बी पे जो थी, B2 पे आके उसकी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड दैट विल इंड्यूस फर्दर इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। डीपीए में फिर से इन्वेस्टमेंट आएगा, और एंड वी विल हैव अ हायर लेवल ऑफ डीपीए आउटपुट, जो कि हमने कर्व सी से दिखाया है, और हम कर्व सी के पॉइंट सी पर होंगे। दिस इज द डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी। दूसरा पाथ क्या है? A, B1, B, C1, C. दिस इज डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज। मीन्स हम पॉइंट ए पर थे, हमने पहले क्या किया, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया। अब डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हमने इन्वेस्ट किया, हम पॉइंट ए से पॉइंट B1 पे चले गए। होगा क्या? कॉस्ट्स विल राइज। कॉस्ट बढ़ेगी ना, आउटपुट भी बढ़ेगा,
और उस आउटपुट को पाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। पॉइंट B1 पे हम मिनिमम रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली जो हमें आउटपुट है वो A से बढ़ के B हो गया है, पर A से B तक जाने में हमारी कॉस्ट भी बहुत बढ़ी है, एंड वी आर नॉट यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। अब ये कंडीशन कंपेल करेगा किसको कंपेल करेगा? जो ऑथोरिटीज हैं, जो एसओसी प्रोवाइड करते हैं। प्रेशर विल अराइज फॉर एसओसी फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, और ऑथोरिटीज उस प्रेशर में, उस पब्लिक प्रेशर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी। उससे होगा क्या? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट है, जो B1 पे एक हायर लेवल पे है, वो घट के पॉइंट B पे आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ डीपीए आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। फिर क्या होगा? अगले फेज में फिर से डीपीए में इन्वेस्टमेंट आएगा। इम्बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंस्ड पाथ तो OX है, पर हम A पर हैं और हम डीपीए में इन्वेस्ट करके एसओसी जितना चाहिए डीपीए आउटपुट B के लिए, एसओसी उतना नहीं है। हमने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, और इस इम्बैलेंसिंग के कारण एसओसी में इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी ऑथोरिटीज है वो प्रेशर फील करेगी और वो एसओसी प्रोवाइड करेगी, मींस उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और हम B1 से पॉइंट B पे आ जाएंगे। फिर से बैलेंस्ड हो गया, लेकिन एक बार फिर से हम इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे बाय फर्दर इन्वेस्टिंग इन डीपीए। और फर्दर इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? हम डीपीए आउटपुट के C1 लेवल पे चले जाएंगे, C लेवल पे चले जाएंगे, C कर्व के C1 पॉइंट पे हम चले जाएंगे। हमें एक हायर लेवल तो डीपीए आउटपुट का मिलेगा, पर उसकी कॉस्ट अधिक होगी, रिसोर्सेज अधिक यूज होंगी। अब फिर से प्रेशर बिल्डअप होगा एसओसी प्रोवाइड करने के लिए, और एसओसी प्रोवाइड किया जाएगा और हम C1 से वापस C बिंदु पे आ जाएंगे। और फिर से बैलेंस्ड एक्सपेंशन हो गया, जितना डीपीए में है उतना एसओसी में। लेकिन ये अचीव हमने कैसे किया? डेलिबरेटली बाय डेलिबरेट इम्बैलेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी। हमने अलग अलग सेक्टर में इम्बैलेंस क्रिएट किया। एक पाथ था एक्सेस कैपेसिटी, हमने एसओसी बढ़ा दिया, इसने इंड्यूस किया इन्वेस्टमेंट को डीपीए में। दूसरा पार्ट था कि हमने डीपीए में इन्वेस्टमेंट किया, इसने प्रेशर बिल्डअप किया टू प्रोवाइड एसओसी, और इसी इम्बैलेंसिंग से इकोनॉमी डेवलप होती चली जाएगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगा। डायग्राम में एक चीज गलत है, ये मैंने कहीं से कॉपी किया था, डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। C1 से C जो एरो दिखाया गया है ना, वो एरो उल्टा दिखा दिया है। C से C1 नहीं, C1 से C हमें जाना है, तो उसको जब मैं भेजूंगा थोड़ा सा आप ठीक कर लेना। तो ये दो हमारे पास पाथ हैं, ये दोनों ही पाथ हैं, दोनों ही सीक्वेंसेस, एसओसी पहले डीपीए बाद, या पहले डीपीए फिर एसओसी। ये जो सीक्वेंसिंग है, ये जो सीक्वेंस है, बोथ सीक्वेंसेस सेट अप इंसेंटिव्स एंड प्रेशर्स। दोनों में ये इंसेंटिव है, दोनों ही प्रेशर बिल्डअप करते हैं। तो अब इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? उसका कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है। The efficient sequence of projects will necessarily vary in from region to region, from country to country, depending on the nature of the obstacles to development. विकास में जिस तरीके की बाधाएं हैं, उसके आधार पे ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री ये वैरी कर सकता है, ये सीक्वेंसिंग कि डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी या डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज, और इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। हाँ, किस तरीके से ये इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ये प्रेशर बिल्डअप करते हैं, ये हमने यहां पर देखा। पर जो एक ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि एसओसी मस्ट प्रीसीड डीपीए, पहले इन्वेस्टमेंट एसओसी में आना चाहिए।
सोशल ओवरहेड कैपिटल में, और डीपीए में इन्वेस्टमेंट उसको फॉलो करेगा। इसको ट्रेडिशनल पाथ कहते हैं। इस पाथ को हर्समैन ने कहा कि परमिसिव है, मतलब बहुत फ्रीडम आपको देता है, एक तरीके से रिकमेंड करता है कि एसओसी इज देयर, कम एंड इन्वेस्ट इन डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। पर बिहार इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है कि ये जो डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी है, ये स्मूथ है, परमिसिव है, ट्रेडिशनल व्यू इसी को सपोर्ट करता है, पर ये सक्सेसफुल भी हो ये जरूरी नहीं है। A certain minimum amount of social capital is necessary, वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसओसी तो हो, पर दूसरे सोशल एंड इकोनॉमिक रेजिस्टेंस टू चेंज जो है, वो कुछ दूसरे ऐसे सोशल फैक्टर्स वहां पर हो और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, जो इंसेंटिव टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट या जो इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग है उसको वो कम कर दे। जैसा कि बिहार में हुआ, जो नीतीश गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म था उसने सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड किया, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। एक जो सामंतवादी यहाँ का जो समाज की स्थिति है, ये जो सोशल फैक्टर्स हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो रिलेशन टू लेबर है वो चेंज होता है। दूसरा, ये लैंड लॉक्ड है, रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इन सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसके कारण डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी वो सक्सीड करे ये कोई जरूरी नहीं है। वेयर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इकोनॉमिक रेजिस्टेंस टू चेंज, permissive acts such as development via excess capacity, construction of social overhead capital are not likely to provide much force to development. लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज, जिसकी एडवोकेसी हर्समैन करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज के पाथ को। वहां भी एक चीज जो OS1 रिफ्लेक्ट कर रहा है डायग्राम में, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर टू इनिशिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक मिनिमम मात्रा में एसओसी तो होना ही चाहिए ना। अब ये जिसको हम मिनिमम कह रहे हैं, वो मिनिमम में भी इतना बड़ा हो कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर संभवतः उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट लेकर आए ही नहीं। Indivisibilities with respect to social capital may be so large that private investors are not induced to supply at any price, and reliance would then be on the government. मीन्स इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप इन्वेस्ट करो तो वो कंपेल करेगा, प्रेशर बिल्डअप करेगा ऑन दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सोशल ओवरहेड कैपिटल। और सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड करने की कॉस्ट, वो जो मिनिमम हम रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, वो भी इतनी हाई हो सकती है बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटीज इन द प्रोडक्शन फंक्शन। लंपीनेस ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट हमने कल परसों देखा था, उस कारण से वो इतनी हाई हो सकती है कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग का जो लॉ है उस पर फॉलो ही नहीं होगा। मीन्स कंक्लूजन्स में हम क्या कहेंगे, ये सीक्वेंसिंग भी वेरी करता है। गारंटी ना तो डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी में है और ना ही डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज वाले पाथ में है। हमें रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री ये डिसाइड करना होगा गिवन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स टू डेवलपमेंट। ये तो हमने एसओसी और डीपीए के कॉन्सेप्ट को देखा,
पर अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को देखें तो वहां पे हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। हर्समैन अप्लाइज द सेम क्राइटेरिया ऑफ इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग टू द चॉइस एंड सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन द डायरेक्टली प्रोडक्टिव सेक्टर। जैसे डायरेक्टली प्रोडक्टिव सेक्टर की जो हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री है, कोल है, रेलवे है, टेक्सटाइल है। तो यहां पे हम किस तरीके से सीक्वेंसिंग करेंगे, वहां पे हर्समैन कहते हैं कि हम लिंकेज इफेक्ट देखेंगे। लिंकेज इफेक्ट, लिंकेज इफेक्ट होता क्या है, इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन एक्टिविटीज, क्रियाओं के बीच में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी जो अंतर निर्भरता है उसी को हर्समैन कहते हैं लिंकेज। और ये इसको दो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज। अब ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट क्या होता है, लिंकेज तो समझ रहे हैं, कनेक्शन बिटवीन फर्म्स। अब इसका बेस क्या होगा इस कनेक्शन का, सेल्स, और उसी के आधार पे हम इसको फॉरवर्ड लिंकेज कभी कहते हैं और कभी बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। A backward linkage is one in which a firm purchases a good from another. ध्यान से सुनना, a forward linkage is one in which a firm purchases a good from another firm. जैसे स्टील इंडस्ट्री और रेलवे, स्टील से रेलवे परचेज करता होगा ना स्टील इंडस्ट्री से, फॉरवर्ड लिंकेज। इसको डायग्राम से देखकर ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल अभी मैं छोड़ रहा हूं, डायग्राम पे अभी हम आएंगे। तो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में सीक्वेंसिंग कैसे हो, उसके लिए हर्समैन कहते हैं कि इस इंटरडिपेंडेंसीज का अप्रेजल हमें चाहिए, का मूल्यांकन हमें चाहिए कि ये इंटरडिपेंडेंसीज कैसी हैं, ये लिंकेजेस कैसी हैं, और इसको कहते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। ये रोटेट हो गया, ओके ओके। ये हर्समैन कहते हैं कि हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट्स का मूल्यांकन करना होगा, जो विद इन द डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें सीक्वेंसिंग कैसे हो। मींस पहले हम स्टील में इन्वेस्ट करें या आयरन इंडस्ट्री में करें या रेलवे में करें या शिपिंग में करें या मशीनरी में करें। और इसके लिए कहते हैं कि हमें टोटल लिंकेज इफेक्ट की स्टडी करनी होगी। और इस टोटल लिंकेज इफेक्ट के लिए हमारे पास जो टूल है वो है इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। मैं उस डायग्राम पे अभी आऊंगा वापस। इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, ये इनपुट आउटपुट टेबल संभवतः आपको पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा। ये एक छोटा सा उसका एग्जांपल है। जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी सेक्टर है, इसका टोटल आउटपुट, ये जो लास्ट कॉलम है उसमें देखो 250 है। अब इस 250 का यूज कैसे हो रहा है, इस 250 में से इनपुट्स टू एग्रीकल्चर उसी सेक्टर में इनपुट 25 यूनिट्स का जा रहा है एंड इनपुट्स टू मैन्युफैक्चरिंग 175 का, और फाइनल डिमांड है 50। इन तीनों को जोड़ दो, 25, 175, 50, ये टोटल आउटपुट के बराबर है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल आउटपुट है 120, इनपुट्स टू एग्रीकल्चर 40 यूनिट्स जा रहा है, इनपुट्स टू मैन्युफैक्चरिंग 20 और फाइनल डिमांड 60। लेबर सर्विसेज का टोटल आउटपुट्स 50 है,
इनपुट्स टू एग्रीकल्चर 10 जा रहा है, इनपुट्स टू मैन्युफैक्चरिंग 40 जा रहा है और फाइनल डिमांड 0 है उसकी। तो ये जो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है ना, इनपुट आउटपुट टेबल, उससे किसी भी इंडस्ट्री का टोटल लिंकेज इफेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। हर्समैन कहते हैं कि इस सीक्वेंसिंग के लिए, सीक्वेंसिंग विद इन द डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए आपको इस इनपुट आउटपुट टेबल की हेल्प लेनी चाहिए, टोटल लिंकेज इफेक्ट को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस डायग्राम पर आओ। इस डायग्राम में देखो, स्टील इंडस्ट्री पे फोकस करो। स्टील जो एरोज हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट को दिखा रहे हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस मेजर द proportion of an activity's output that represents purchases from other domestic activities. Backward linkages measure the proportion of an activity's output that represents purchases from other domestic activities. And forward linkages measure the proportion of an activity's output that does not go to meet final demand but is used as an input into other activities. अब स्टील पे फोकस करो और मुझे बताओ स्टील का फॉरवर्ड लिंकेज किसके साथ है और बैकवर्ड लिंकेज किसके साथ है। ये जो स्टील इंडस्ट्री है, सर फॉरवर्ड है रेलवे के साथ, शिपिंग और मशीनरी के साथ, क्या कह रहे थे, और बैकवर्ड है आयरन और कोल के साथ। और कोई? गुड, तुमने सही बताया। जो स्टील इंडस्ट्री है उसका रेलवे के साथ फॉरवर्ड लिंकेज है। कैसे? The steel industry facilitates the development of other industry, जिसमें एक रेलवे भी है, by increasing the availability of steel or lowering its price। तब एक्चुअली ये करता क्या है? ये सप्लाई ऑफ अनदर प्रोडक्ट की जो इजीनेस है उसको बढ़ा देता है। तो स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री का जो रेलवे के साथ रिलेशन है वो फॉरवर्ड लिंकेज है, और बैकवर्ड लिंकेज किसके साथ है? कोल के साथ। द स्टील इंडस्ट्री पोजेस अ बैकवर्ड लिंकेज टू द कोल इंडस्ट्री। अब इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो। फॉरवर्ड का तो हमने कहा कि ये सप्लाई, इनपुट्स की सप्लाई कर रहा है रेलवे को। जो रेलवे की इनपुट्स है, अगर स्टील इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो रहा है, तो जो इनपुट्स है वो लोअर प्राइस पे अवेलेबल होगा रेलवे को, और ये फॉरवर्ड लिंकेज है। फिर हमने कहा कि स्टील कोल के साथ बैकवर्ड लिंकेज है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर स्टील इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, expansion of the steel industry raises the demand for the latter। कोल की डिमांड बढ़ाएगा। अगर कोल की डिमांड बढ़ाएगा तो इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग, कोल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। यस सर। ओके, अच्छा जरा शिपिंग का बताओ मुझे। शिपिंग का किसके साथ बैकवर्ड है, किसके साथ फॉरवर्ड है? सर बैकवर्ड है मशीनरी के साथ और स्टील के साथ और रेलवे के साथ। फॉरवर्ड है एक्सपोर्ट के साथ। रेलवे के साथ बैकवर्ड है, फॉरवर्ड किसके साथ? एक्सपोर्ट्स के साथ। एक्सपोर्ट्स के साथ। इसको एक्सप्लेन करो। शिपिंग एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करता है, सुगम बनाता है।
मीन्स उसको प्रमोट करता है। और रेलवे के साथ जो बैकवर्ड है वो कैसे है? अगर शिपिंग सेक्टर का अगर एक्सपेंशन हो, सर रेलवे से शिपिंग इंड्यूस जो इंटीरियर पार्ट्स से प्रोडक्ट्स पोर्ट्स तक आएंगे, अगर शिपिंग का एक्सपेंशन हो तो ये रेलवे के एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा ना। इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग से इंटीरियर पार्ट से प्रोडक्ट्स को पोर्ट तक रेलवे के थ्रू पहुंचाया जाएगा, तो उसके साथ ये बैकवर्ड लिंकेज पॉजेस करता है। जो हर्समैन का कहना था कि विदिन द डायरेक्टली प्रोडक्टिव सेक्टर a useful development strategy would be to encourage those activities with the potentially highest combined linkages. स्टील का रेलवे के साथ फॉरवर्ड है, कोल के साथ बैकवर्ड है, आयरन के साथ बैकवर्ड लिंकेज है, मशीनरी के साथ फॉरवर्ड लिंकेज है, शिपिंग का एक्सपोर्ट्स के साथ फॉरवर्ड लिंकेज है, मशीनरी के साथ बैकवर्ड लिंकेज है, रेलवे के साथ बैकवर्ड लिंकेज है, माइनिंग का कोल के साथ फॉरवर्ड लिंकेज है, मशीनरी के साथ बैकवर्ड लिंकेज है, आयरन के साथ फॉरवर्ड लिंकेज है। तो टोटल लिंकेज इफेक्ट हर एक्टिविटी का कितना है इकोनॉमी में? टोटल लिंकेज इफेक्ट। हर्समैन कंक्लूड क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है टू इनकरेज दोज एक्टिविटीज विद द पोटेंशियली हाईएस्ट कंबाइंड लिंकेज। जिस एक्टिविटी का जो टोटल लिंकेज इफेक्ट हो, हाईएस्ट हो, वहां इन्वेस्टमेंट करके इम्बैलेंस क्रिएट करो, एंड दैट विल लीड टू इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग थ्रू फॉरवर्ड and backward linkages to other sectors of the economy. This will provide the greatest inducement and incentive to other activities to develop. सारे लोग जा चुके हैं, तो अब मैं यहीं पे खत्म करूंगा। बस एक आखिरी सेंटेंस जो मायर ने लिखा था, a concluding statement. While a newly developing country should aim at balance as an investment criterion, this objective will be attained only by initially following, in most cases, a policy of unbalanced investment. एक विकासशील कंट्री को इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में संतुलन का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इनिशियल फेज में अनबैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया जाए। इन ऑपरेशनल टर्म्स, द क्रूशियल क्वेश्चन हैज बिकम टू डिटरमिन व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन ऑर्डर टू क्रिएट द राइट अमाउंट ऑफ इम्बैलेंस इन द राइट एक्टिविटीज। और संतुलन के द्वारा विकास प्राप्त करने की जहां तक बात है, जो क्वेश्चन है वो यह निश्चित करने का क्या है कि प्रॉपर सीक्वेंस का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, जिससे कि राइट एक्टिविटीज में सही आर्थिक क्रियाओं में सही मात्रा में असंतुलन सृजित किया जा सके और संतुलन लाया जा सके। ठीक है, थोड़ा बहुत इतना पढ़ा दिया है कि अगर आप बुक पढ़ोगे तो समझ में आएगी। सर आई हैव अ डाउट। हर कुछ देर पे लेफ्ट उससे बहुत परेशानी होती है। शुरू में ही मत वो चलेगा। एनीवे सर एक चीज सर आ चुके हैं। Let her ask a question. She's asking some question. Yes, you ask a question. Somebody was asking a question. यस सर। सर तो हर्समैन के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा से ज्यादा स्टील और मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लिंकेजेस है।
कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन ये चेंज हो सकता है सर डेफिनेटली अगर तुम बुक्स पढ़ोगी तो उसमें हर कंट्री में देता है कि स्टील का लिंकेज इफेक्ट हाईएस्ट होता है, ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है। पर जैसा कि अर्चना ने Okay. पहले ही कहा कि ये जो सीक्वेंसिंग है, ये जो ऑर्डरिंग है, इट में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, based on the social and economic obstacles to development. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Sridhar, thank you so much for giving your 3 precious day to our students of Allahabad University, and it was your duty also because you are also a product of this university. And I hope the student must have benefited by your lectures. You have given a very detailed analysis of a balanced versus unbalanced growth theory, and in a different way also, in different diagrams also. And right now I can see about 36 students are still there. But I was expecting more number. At least it is 5:30 now. So what I believe that students are very attentive for 1 hour, and then when time moves beyond 1 hour, their intake keeps on reducing. That is diminishing rate in terms of economics. Okay, thank you so much. And I will talk to the student, and if possible, I will invite once again for a couple of days again, whenever it will be feasible for you and for students also. Then from my side, from my department side, again, from the student side, actually, I say a big thank you to you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye.